वेलकम स्टूडेंट्स, एक बार पुनः आपका स्वागत है ऑनलाइन क्लासेस में। पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि 17वीं शताब्दी में उन्हें जर्मनी में भौगोलिक ज्ञान का अध्ययन शुरू होता है और 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में भूगोल का क्रमबद्ध अध्ययन शुरू हो जाता है, यानी भौतिक भूगोल के रूप में और मानव भूगोल के रूप में। और मानव भूगोल के जो जनक हैं या जन्मदाता हैं उनका नाम है फ्रेडरिक रेडज़ेल। उन्होंने एक किताब लिखी थी जिसका नाम था एंथ्रोपोज्योग्राफी। इसके 2 वॉल्यूम प्रकाशित हुए, एक तो 1882 में और दूसरा जो था वो 1891 में। ये पहला मानव भूगोल है। ये क्या है? पहला मानव भूगोल। अब जो है मानव भूगोल का उद्भव और विकास समझने के लिए हमें भूगोल की कुछ विचारधाराओं के बारे में समझना होगा। तो बिल्कुल क्रमबद्धता से हम चलेंगे तो सारी चीजें बिल्कुल क्लियर होती चली जाएंगी। तो आज हमारा टाइटल रहेगा मानव भूगोल का उद्भव एवं विकास। तो मानव भूगोल का विकास निम्न भौगोलिक संप्रदायों में हुआ। इसको जो है मेनली मानव भूगोल में 3 स्कूल एंड 3 थॉट्स, यानी भूगोल की 3 विचारधाराएं और 3 भौगोलिक संप्रदायों के नाम से जाना जाता है। इनका सबसे पहले हम आज अध्ययन करेंगे। पहला जो संप्रदाय है वो जर्मन भूगोलवेत्ताओं का है। ये सारे भूगोलवेत्ता जर्मनी के रहने वाले हैं और इसके जो प्रतिपादक हैं वो फ्रेडरिक रेडज़ेल हैं। देखिए रेडज़ेल के बारे में बात करूं, फ्रेडरिक रेडज़ेल के बारे में मानव भूगोल के जनक हैं, निश्चयवाद यानी डिटरमिनिज्म के प्रवर्तक हैं, उसके भी जन्मदाता हैं ये। और इन्होंने, यहाँ पे मैं विशेष बात आपको बताना चाहता हूँ, इन्होंने एक किताब लिखी थी अपने समय में, पॉलिटिकल ज्योग्राफी। उसमें इन्होंने जर्मनी को विश्व का हृदय स्थल बताया था और जर्मन लोगों ने उससे प्रेरित होकर सारे विश्व पर राज करने का सपना देखा, स्वप्न सजाया और उसके चलते ही द्वितीय विश्व युद्ध हुआ। यानी अगर हम अतीत में जाके पढ़ते हैं तो द्वितीय विश्व युद्ध के पीछे एक विचारधारा जो थी वो फ्रेडरिक रेडज़ेल की थी। फ्रेडरिक रेडज़ेल ने जो राजनीतिक भूगोल लिखा है वो उसको उसके अंतर्गत में माना जाता है। तो फ्रेडरिक रेडज़ेल निश्चयवाद या डिटरमिनिज्म के प्रवर्तक हैं। इस संप्रदाय के भूगोलवेत्ताओं का, यानी जर्मन संप्रदाय के भूगोलवेत्ताओं का ये मानना था कि प्रकृति सर्वशक्तिमान है और उस पर निवासित या उस पर रहने वाले मानव समुदाय और प्रकृति के प्रत्येक जीव को प्रकृति के साथ अनुकूलन करना ही पड़ता है। पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि 1859 में चार्ल्स डार्विन ने किताब लिखी थी प्रजातियों का उद्भव एवं विकास। उसमें उसने सिद्धांत दिया था सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, यानी योग्यतम की अतिजीविता। योग्य वो होता है जो अनुकूलन करता है। जैसे अगर सर्दी की ऋतु में हम लोग तो क्या करते हैं, वूलन कपड़े पहन लेते हैं, रजाइयां ओढ़ लेते हैं, गर्म खाना खाते हैं, गर्म चीजों का उपयोग करते हैं। लेकिन पशु पक्षी और जानवर क्या करते हैं? पशु पक्षी और जानवर
बढ़ जाते हैं और गर्मियों में जैसी गर्मी आना शुरू होती है वो अपने आप झड़ना शुरू हो जाते हैं। तो ये क्या है, प्रकृति के साथ अनुकूलन है। तो यदि आदमी को लंबा जीना है तो प्रकृति के साथ उसको क्या करना पड़ेगा, अनुकूलन करना पड़ेगा। यही निश्चयवाद की कॉन्सेप्ट है, यही डिटरमिनिज्म है। यानी जर्मनी की जो भूगोलवेत्ता है या जर्मन संप्रदाय ये मानता है कि पृथ्वी पर स्थित प्रत्येक जीव जंतु को प्राकृतिक वातावरण के साथ क्या करना पड़ता है, अनुकूलन करना पड़ता है, तभी वो जीवित रहता है, अन्यथा प्रकृति उसको क्या कर देती है, समाप्त कर देती है। जर्मन भूगोलवेत्ता में फ्रेडरिक रेटजेल जन्मदाता। इसके बाद नाम आता है हम्बोल्ट का। इनका पूरा नाम अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट है। इन्होंने भी एक थ्योरी लिखी है और इनके सिद्धांत के बारे में लगभग हर बार परीक्षा में पूछा जाता है। इन्होंने एक सिद्धांत लिखा था, पार्थिव एकता का सिद्धांत या सार्वभौमिक एकता का सिद्धांत। हम्बोल्ट के अनुसार पृथ्वी के प्रत्येक भाग पर, हम्बोल्ट के अनुसार प्रकृति के प्रत्येक भाग पर प्राकृतिक दशाएं विद्यमान होती हैं, यानी प्राकृतिक तत्व विद्यमान होते हैं। ये बात अलग है कि कम या ज्यादा। अब देखिए इसका मतलब क्या है। हम्बोल्ट के अनुसार पृथ्वी पर प्रत्येक स्थान पर वायु पाई जाती है, जल पाया जाता है किसी ना किसी रूप में। कई महासागरों में जल भरा है, कई नदियों में है, भूमिगत जल के रूप में, ऊंची पर्वत श्रेणियों पर बर्फ के रूप में जल पाया जाता है, पाया जरूर जाता है। प्रकृति के प्रत्येक भूभाग पर जीव जंतु पाए जाते हैं। मात्रा कम ज्यादा हो सकती है, उसका स्वरूप परिवर्तित हो सकता है, लेकिन जितने भी प्राकृतिक वातावरण के तत्व हैं वो पृथ्वी पर प्रत्येक स्थान पर पाए जाते हैं और उनमें एक रूपता पाई जाती है। इसका मतलब क्या है, एक रूपता। प्रत्येक जगह वायु पाई जाती है, प्रत्येक जगह जल पाया जाता है, सूर्य का प्रकाश पाया जाता है, जीव जंतु पाई जाती है, वनस्पतियां पाई जाती हैं। तो ये जो है एक रूपता का सिद्धांत हम्बोल्ट ने दिया है। उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था कॉस्मोस। इसके बाद हम्बोल्ट के शिष्य और उन्हीं के समकालीन रिटर, जिन्हें हम कार्ल रिटर के नाम से जानते हैं, कार्ल रिटर ने भी एक पुस्तक लिखी है और कार्ल रिटर की पुस्तक का नाम है अर्डकुंडे। इसके बाद जो है द्वितीय जो संप्रदाय है वो फ्रेंच यानी फ्रांसीसी भूगोलवेत्ता। इसके जो जन्मदाता है उनका नाम है विडाल डी ला ब्लास महोदय के नाम से इनको जानते हैं। सुना होगा नाम, बड़ा सुना नाम लगता है। इन्होंने जो कॉन्सेप्ट लिखी या विचारधारा लिखी वो है संभववाद, पॉसिबिलिज्म। फ्रांसीसी थोड़े से उत्साही नेचर के होते हैं, तो ये फ्रांस से ही है। इन्होंने जो विचारधारा लिखी उसमें ये कहते हैं एवरीथिंग इज पॉसिबल, यानी प्रत्येक कार्य को संभव किया जा सकता है। मानते हैं कि नदी स्वतः ही बहती है, लेकिन नदी पर बांध बनाकर उसकी धारा में परिवर्तन किया जा सकता है, उसके जल का उपयोग किया जा सकता है। जहां वृक्ष नहीं है वहां वृक्ष लगाए जा सकते हैं। डिटरमिनिज्म में ऐसा नहीं है। डिटरमिनिज्म में ये माना जाता है कि प्रकृति अपने आप ही सारी चीजों को उत्पन्न करती है और नाश कर देती है, और ये कहते हैं कि एवरीथिंग इज पॉसिबल, हर चीज को जो है संभव किया जा सकता है। कहीं जनसंख्या नहीं है तो वहां जनसंख्या को बढ़ाया जा सकता है, जहां वृक्ष नहीं है वहां वृक्ष लगाकर बंदोबस्त किए जा सकते हैं। तो ये जो विचारधारा है ये संभववाद है और इसके प्रवर्तक है विडाल डी ला ब्लास। के बाद इस विचारधारा के ये सभी फ्रांस के रहने वाले हैं और जो विद्वान हैं यानी भूगोलवेत्ता हैं उनमें जीन ब्रून्स का नाम, अभी मानव भूगोल के तत्वों के बारे में जब उल्लेख करेंगे तो जीन ब्रून्स का नाम बढ़ चढ़ के आता है। अल्बर्ट डिमाजिया, ये तीन भूगोलवेत्ताओं का नाम मुख्य रूप से लिया जाता है। इसके बाद तीसरी
जो संप्रदाय है या तीसरा जो संप्रदाय है वो अमेरिकन संप्रदाय है, यानी अमेरिकन भूगोलवेत्ता इसमें आते हैं। इनकी जो कॉन्सेप्ट है वो नवनिश्चयवाद है और प्रवर्तक है पीसी सैमुअल यानी कुमारी एलेन चर्चिल सैमुअल। यहाँ एक लिंक है निश्चयवाद के साथ नवनिश्चयवाद में कि ये जो कुमारी एलेन चर्चिल सैमुअल है ये फ्रेडरिक रेडजेल की शिष्या थी। तो जैसा गुरु होता है वैसा शिष्य होता ही है। और मैं पहले भी आपको कई बार बता चुका हूं कि हमारे भूगोल में गुरु का शिष्य पर पूरा प्रभाव होता है और गुरु शिष्य की बड़ी निकटता होती है, तभी भूगोल का विकास हुआ है। अब देखिए यहाँ नवनिश्चयवाद में थ्योरी वही है जो निश्चयवाद की है। कुमारी सैमुअल कहती है कि प्रकृति सर्वशक्तिमान है निश्चयवादियों की तरह, लेकिन यानी प्रकृति प्रत्येक वस्तु को, पृथ्वी पर जितनी वस्तुओं सभी को नियंत्रित करती है, लेकिन जहां से वो छूट देती है वहीं से मनुष्य उसमें कुछ परिवर्तन कर सकता है। यानी प्रकृति जहां तक छूट नहीं देती वहां तक तो उसको अनुकूलन करना ही पड़ेगा, चाहे मनुष्य हो या कोई भी जीव जंतु हो, लेकिन जहां से छूट देती है वहां से मनुष्य उसमें कुछ परिवर्तन कर सकता है। जैसे नदी पर पुल बनाया जा सकता है, लेकिन सागर पर पुल नहीं बन सकता। सागर के जल को बांधा नहीं जा सकता, नदी के जल को बांधा जा सकता, लहर निकाली जा सकती है, उसकी धारा में परिवर्तन किया जा सकता है। तो ये जो है नवनिश्चयवाद है, इसमें जो है कुमारी एलेन चर्चिल सैमुअल ने पुनः निश्चयवाद को नए तरीके से सोचा। उन्होंने कहा कि अस्थायी पृथ्वी और क्रियाशील मानव दोनों का अध्ययन जो है वो मानव भूगोल है। यानी प्रकृति एक सीमा निर्धारित करती है, वहां तक तो प्रत्येक जीव को नियंत्रण नहीं करना है, प्रत्येक जीव को अनुकूलन नहीं करना है, लेकिन जहां से कुछ छूट शुरू करती वहां से मनुष्य या कोई भी जीव अपने अनुसार प्राकृतिक तत्वों में परिवर्तन कर सकता है। तो इस संप्रदाय के जो अन्य भूगोलवेत्ता हैं वो हंटिंगटन ने भी मानव भूगोल के तत्व लिखे हैं। हर बार परीक्षा पूछता है या तो हंटिंगटन के या जीन ब्रूस के मानव भूगोल के तत्व। इसके बाद ईसाबो में जी टेलर यानी जिफ्रिड टेलर नाम बड़ा सुना ऐसा है, और कार्ल ऑस्कर सागर, ये थ्री थॉट्स के नाम से फेमस है। यहाँ एक ग्रुप और है ब्रिटिश भूगोलवेत्ताओं का, जिसमें जॉन मैकिंडर का नाम बड़ा उभर कर आता है। जॉन मैकिंडर का एक कोटेशन है कि तुम मुझे तत्व दो, तुम मुझे क्या दो, तत्व दो, मैं विश्लेषण कर कर बताऊंगा कि उसमें कौन सी संभावनाएं छुपी हुई हैं। तो इनकी ब्रिटिश भूगोलवेत्ताओं की विचारधारा है प्रसंभाव्यवाद, यानी जो भी संसाधन है या जो भी वातावरण के तत्व हैं उनमें क्या संभावनाएं छुपी हुई हैं। तो इसमें जन्मदाता जॉन मैकिंडर और जे प्रियोर का नाम भी आता है, लेकिन जॉन मैकिंडर ही इसके जन्मदाता हैं। और प्रसंभाव्यवाद में जो भी तत्व है, देखिए यहाँ मैं कहना चाहता हूँ, पहले हमें एनर्जी के रूप में कोयले का ज्ञान था, बाद में गैस का ज्ञान हुआ, जबकि थे ये पहले से ही। परमाणु ईंधन का ज्ञान उसके बाद हुआ, पहले भी थे। हाइड्रोजन पावर का ज्ञान हुआ, पहले जब था, लेकिन हम हाइड्रोजन पावर के नाम के बारे में नहीं जानते थे। यानी पृथ्वी के जो प्राकृतिक तत्व हैं उनमें संभावनाएं छुपी हुई है और समयानुसार उनमें जैसे जैसे मनुष्य को